बिहार के चुनाव के नजदीक आते हैं, केवल महागठबंधन में ही सिर फुटअव्वल नहीं दिख रहा है, एनडीए में भी आपको सिर फुटअव्वल देखने को मिल जाएगा। कहीं चिराग पासवान नाराज दिख रहे हैं, तो कहीं वीआईपी के जो मुकेश सहनी है वो नाराज दिख रहे हैं। सबने अपने अपने गणित हैं और सबके अपने अपने बोल सकते हैं कि फायदे नुकसान वो तौले तराजू पे। और यही कारण है कि बिहार की राजनीति जो है दिलचस्प मोड़ पे आती जा रही है। कोई बोलता है कि फिल्मी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, जो सफल होता है उसी के साथ लोग खड़े होते हैं। लेकिन ये बात केवल फिल्मी दुनिया में नहीं, ऐसे ही राजनीति में भी कह सकते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का सगा भी नहीं होता, किसी के साथ कोई हमेशा चलने को तैयार भी नहीं होता। सब अपने फायदे के दोस्त होते हैं और अपने फायदे के साथी भी चुनते हैं। और यही कहानी बिहार में दोहराई जा रही है। बिहार का चुनाव जो 2025 का असेंबली चुनाव है, उसका डेट का अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि सितंबर से अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो सकता है। तो जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर और नवंबर नजदीक आ रहे हैं, बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ पे आ गई है। और ऐसा नहीं कि पहली बार है, 2020 का चुनाव भी आप उठाएंगे ना तो दिलचस्प मोड़ पे ही हुआ है। और ये हर जगह होता है, जहां भी चुनाव होता है, जहां गठबंधन की सरकार होती है या किसी गठबंधन में बहुत से दल होते हैं, तो दिलचस्प हो ही जाती है। उसका वजह ये होता है कि हर गठबंधन में कोई किसी का सगा नहीं होता। हर कोई चाहता है बार्गेनिंग करना, प्रेशर टैक्टिक्स अपनाना, कि उसके दल को या व्यक्तिगत रूप से उसका कितना फायदा हो सकता है। क्योंकि अगर गठबंधन देखा जाए तो ज्यादातर जो गठबंधन है आज के जब समय में देश में, वो आदमी केंद्रित पार्टियां हैं। कोई ना कोई सर्वे सर्वा उस पार्टी का आदमी है, नेता है, और अपनी कास्ट या कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करता है। और वो पूरा, भले उस कास्ट कम्युनिटी के लोग उसके साथ रहें या ना रहें, लेकिन वो मानता है कि उस कास्ट या कम्युनिटी का वो पूरी तरह से ठेकेदार है। और जितना भी लोगों को वो अपनी तरफ खींच सके, अपने कम्युनिटी को, उतना फायदा है, उतना वल्ले वल्ले है, उतना ही पैसा है। तो अब क्या होता है कि जब बिहार की राजनीति में देखेंगे आप कि चिराग पासवान 2020 में भी वो नीतीश कुमार के खिलाफ थे। और मैं नहीं कहता कि उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ लड़कर उन्होंने कोई जीत हासिल की, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को काफी नुकसान तो पहुंचाया। और वही चीज अब देखने को मिल रहा है। अभी जो बिहार के चुनाव में फिर एक बार से चिराग पासवान पहले भी बोल चुके हैं कि मैं पूरे सीट पे चुनाव लड़ूंगा छपरा की रैली में, फिर बनते कि नहीं हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और तेजस्वी पे उन्होंने निशाना साधा। ये सब चुनाव में चल रहा है। लेकिन अभी हालिया मंडे को जो उनका बयान आया वो अलग ही एक कहानी दर्शा रहा है। उधर मुकेश सहनी है, वो अगर एक लेके चले हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव का जो एक महागठबंधन है उसमें 60 सीट उनको चाहिए। और इसकी वजह से उन्होंने क्या क्या बोला, क्या क्या दावे किया, वो मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा चिराग पासवान को देख लेते हैं। चिराग पासवान मंडे को एक चुनावी सभा में आप बोल सकते हैं कि वो गए थे, और उन्होंने जिस तरह की बातें बोली वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एनडीए में काफी दरार है। उन्होंने इसके लिए नीतीश कुमार के ऊपर बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि उन्होंने कमेंट भी किया। अभी हालिया में दो घटनाएं घटी। एक पटना के जो निजी अस्पताल में दिन दहाड़े उन लोगों ने घुसकर एक आदमी को मौत के घाट उड़ा दिया। वहीं पे एक एम्बुलेंस में सामूहिक रूप से लोगों ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। ये दो घटनाओं के ऊपर उन्होंने अपना बयान देते हुए क्या, या तो इसमें प्रशासन का हाथ है या फिर अप्रभावी हो गए हैं, स्थिति डरावनी है। उन्होंने ये भी कहा, मुझे ऐसी सरकार का समर्थन करने में दुख हो रहा है जो इस मामले में विफल हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि संबंधित अधिकारी राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को रोकने में पूरी तरह विफल है।
कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, स्थिति लगभग नियंत्रण से बाहर हो गई। इस पर तुरंत रोक लगाए जाने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब कहीं ना कहीं वो ये नीतीश कुमार के ऊपर ही मतलब उंगली उठा रहे हैं उनके। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार विगत 20 सालों से करीब करीब वो सत्ता में हैं और आज भी मुख्यमंत्री हैं। और उनके मैं भी मानता हूं कि जो नीतीश कुमार की ये सरकार है इसमें कानून की व्यवस्था बिहार में काफी चरमरा गई है। और यही है कि एनसीआरबी का जो डाटा है वो बताता है कि 2015 से लेकर 2022 के बीच में बिहार में अपराधों में 78% की वृद्धि हुई है। तो इस बात को बल भी मिलता है कि बिहार की जो आपराधिक जो एक बोल सकते हैं जंगल राज जो बोला जाता था पहले, उसमें काफी बढ़ोतरी है। उसमें रोक या लगाम कसने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार जो है वो फेल नजर आ रही। 20 साल से वही सत्ता में है तो ये बोल भी नहीं सकते। उनको एक समय में सुशासन बाबू का उनको वो उपाधि भी मिला था, लेकिन ये लंबे समय से शासन करने के बावजूद भी अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार में एक तो 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ। और दूसरा कि जिस तरह से प्रशासन और जिस तरह से अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रशासन का एक पुलिस का जो महकमा का एक अपना रोब होता है धीरे धीरे गिरता जा रहा है। वो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों में एक चिंता का विषय करता है, जो कि ये मानता है कि नीतीश कुमार फेल हो चुके हैं बिहार के इस अपराधियों को कंट्रोल करने में या आपराधिक घटनाओं को कंट्रोल करने में। तो ये बहुत बड़ा बैकफायर कर सकता है नीतीश कुमार का। तो मैं ये मानता हूं कि अगर सही तरीके से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की स्थिति भी बहुत डवाडोल है। और उसी में चिराग पासवान का इस तरह का बयान आना ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार जो है वो मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस चीज में फेल होते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि महाअघाड़ी या इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की क्या हालत है। नीतीश कुमार की स्थिति तो मान लीजिए जो आपको बता दिया कि आपस में ही थोड़ा सा सिर फुटौल है और चिराग पासवान हमेशा उंगली उठाते रहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि महागठबंधन में नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में आपको पता है कि अभी मंडे को ही एक चुनावी सभा में जो वीआईपी के जो विकासशील इंसान पार्टी है, अलग अलग तो पता नहीं नाम कुछ भी रख लेते हैं, मेरे को समझ तो पड़े कुछ भी नाम रखना है। उन्होंने एक बैठक बुलाया और उन्होंने ये मांग रखा कि उन्हें 60 सीट उनको चाहिए। मतलब बिहार अभी जो असेंबली होगा 60 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो है वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो। लेकिन वो भी उन्होंने ये भी बोला कि वो चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति भी डिप्टी सीएम बने जो कि जो मल्लाह समाज से आए, जो केवट समाज से आए। तो उन्होंने इनडायरेक्टली अपने ऊपर ऐसा बोला कि भाई देखो कि मुझे मुख्य डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। तो वो अपने को डिप्टी सीएम का मतलब दावेदार मानते हैं। और यही कारण है कि उनका एनडीए में पहले थे, एनडीए में बनी नहीं, 2 साल तक वो मंत्री भी रहे एनडीए बिहार सरकार में। लेकिन अड़ियल रवैले की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और लेकिन उनके 4 जो विधायक थे बीजेपी ने वो अपने तरफ खींच लिया। तो ये सब चल रहा है। अब इधर क्या है कि एनडीए के जो अपने जीताराम मांझी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और हम पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ऑफर दे दिया कि भाई देखो तुम्हारे को जो निषाद समुदाय है उसको बीजेपी में ही सही तरीके से देखा जाए तो उसमें उसको जगह मिल सकता है, बीजेपी निषाद समुदाय के साथ न्याय कर सकती है। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी जो तेजस्वी यादव ने मंडे को ही मंडे को नहीं बुधवार को एक मीटिंग बुलाया था जो महागठबंधन का, उसमें वो नहीं गए। जो मुकेश सहनी उसमें शरीक नहीं हुए और अपने अध्यक्ष को पार्टी के किसी नेता को भेजे, प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया उन्होंने। तो इस पे सवाल उठाएगा तो बोले कि किसी काम की वजह से नहीं आ पाए, जबकि 2 दिन पहले वो तेजस्वी यादव के साथ कहीं गए भी थे, उनकी यात्रा भी हुई थी कहीं। लेकिन अब वो नहीं गए। अब बताया जा रहा है कि वो जो है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं डेरा डाल के। अब ये भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या वो जो दिल्ली में वो बैठे हैं तो किसी नेता के साथ उनकी बातचीत चल रही है, कोई ऐसा कुछ चल रहा है क्या। तो अब ये जो घटना है जो चल रहा है कि मुकेश सहनी 60 सीट पे लड़ेंगे चुनाव और उसके बाद वो तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की बैठक बुलाई
जिसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे भी तय हो सकता था, लेकिन वहां पे वो खुद नहीं गए और वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है कि किसको कितना सीट मिल जाए। वही मैंने आपको पहले भी बताया कि राहुल गांधी और कन्हैया कुमार उसी चीज में लगे हैं। पप्पू यादव अलग से ही अपना हर जगह बयान दे रहे हैं कि भाई हमारे अगर हमारे बगैर तो कुछ मतलब आरजेडी कर ही नहीं सकती। तो ये सब प्रेशर टैक्टिक्स होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी करता है कि कितना से कितना सीट निकाल ले। जीतेंगे कितना, परफॉर्मेंस क्या होगा वो उनको पता नहीं है ना, उस पर वर्कआउट नहीं करना है। लेकिन वो हाँ इतना जरूर है कि वो डेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप प्रेशर टैक्टिक्स में आप नहीं माना सामने वाला। अभी देखिए बिहार में 2 ही पार्टियां हैं। आरजेडी के पिछलगू होके कांग्रेस कुछ सीट पा सकती है, लेकिन आरजेडी महत्वपूर्ण पार्टी। कांग्रेस का अपना कोई अगर चुनाव अकेले लड़े तो जीत भी नहीं सकते कोई। मुझे लग रहा है कि उनको देखना पड़ेगा कहां वो जीतेंगे अकेले अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो। लेकिन सीमांचल में कहीं 1-2 सीट निकाल ले गए तो अलग बात है, लेकिन मुझे लग रहा है बिहार में और जगह कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि जो विपक्षी दल का वोट है वो काट देंगे और इससे तेजस्वी यादव को नुकसान हो सकता है। तो ये प्रेशर जो टैक्टिक्स है वो कांग्रेस भी चल रही है। इधर ओवैसी भी चाहते हैं कि सीमांचल में अगर उनको दे दिया जाए, क्योंकि सीमांचल में अगर आरजेडी भी लड़ाती है, गठबंधन का कांग्रेस अगर लड़ जाए या आरजेडी का कोई कैंडिडेट लड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपस में विपक्षी दलों का जो वोट है वो बढ़ जाएगा। और जिसकी वजह से आपने देखा होगा पिछले चुनाव में बीजेपी शायद 8 सीट निकाला था वहां से 24 में से, तो काफी बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो इसलिए ये सब चल रहा है कि कौन किस पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है कौन। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार का चुनाव में किसको कितना सीट मिलेगा ये महत्वपूर्ण है, किसको कितना वोट मिलेगा वो महत्वपूर्ण है। कि सीट देखिए, सॉरी, किसके पाले में कितनी सीट आती है, मतलब मैं गठबंधन की जीतने की बात नहीं कह रहा। तो किसको आप कितने सीट पे लड़ोगे महत्वपूर्ण नहीं है। आप मान लो 60 पे लड़ोगे, जीतोगे कितने पे। वैसे ही अगर मान लीजिए कि चिराग पासवान इधर है, वो बोलते हैं कि मैं तो इतने सीटों पे लड़ूंगा 200, जीतोगे कितना, तुम्हारा वोट शेयर कितना है, वोट बैंक कितना है। तो ये सब चीजें पहले ना, लेकिन वो जानते हैं कि इससे क्या कई जगह नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए ऐसे जो पार्टियां होती है बहुत ही छोटी पार्टियां होती है, मतलब इसको इस क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं बोलेंगे, एक 2-4 जिले का पार्टी होता है। जैसे आप राजभर के यूपी में देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो गई, उस इलाके में अपना दबदबा होता है, इलाके की पार्टी होती है। तो उस इलाके में आप वोट काट सकते हैं और डेट कर सकते हैं अपने सहयोगी दल। तो वो चीज लेकर ये लोग बार्गेनिंग करते हैं। ये जब तक गठबंधन की राजनीति चलेगी भारत में, तब तक ये सब गठबंधन का राजनीति में ये सब प्रेशर टैक्टिस से सब चलता रहे। आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या मुकेश सहनी के इस वक्त में वो बीजेपी में जाते हैं या चिराग पासवान अकेले लड़ते हैं। क्योंकि वो कभी इफ एंड बट, कभी हाँ कभी ना में लगे पड़े हैं। कभी बोलते हैं कि नीतीश कुमार के ही उसमें लड़ना है, और बिहार में क्या करें, जंगल राज था तो क्या तेजस्वी के शासन में सब तो सही था। तो दोनों तरह की बातें अपने अपने समय पे अपने सहूलियत के हिसाब से बोलते हैं कि कितना हमें टाइट करना है, चूड़ी जो नट होता है ना, कितना टाइट करना है, कितना लूज छोड़ना है, ये सब लेके चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि कौन किधर जाता है। क्या तेजस्वी यादव को कोई और कहानी लेकर निकलते हैं, या ये मुकेश सहनी कुछ और लेकर निकलते हैं। ये दोनों आदमी में ही है सारा गेम, क्योंकि कांग्रेस तो मोटा मोटी करके बार्गेनिंग करके कर लेगी, इधर उधर तो जाएगी नहीं कांग्रेस, आरजेडी के साथ ही रहेगी, अकेले भी नहीं रहेगी शुरू। क्योंकि चिराग पासवान भी इधर उधर हो सकते हैं, या तो अकेले लड़ सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, मुकेश सहनी भी। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कितना, जैसे ये चुनाव का डेट का ऐलान हुआ उसके बाद से आप पूरी कहानी और पता चलेगी धीरे धीरे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का